4AM टुडे टीवी, देश और दुनिया की हर खबर के लिए। बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। एक मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और कई बड़े विपक्षी नेता नजर आए। आखिर बैठक में क्या रणनीति बनी? कौन आया, कौन नहीं आया? ममता को क्या मिला खास संदेश? केजरीवाल और विजय को लेकर क्यों हो रही चर्चा? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। देश की राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनी रही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक ने आने वाले राजनीतिक महीनों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ विपक्ष ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ कई ऐसे राजनीतिक संकेत भी सामने आए जिन पर अब पूरे देश की नजर है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद ये इंडिया गठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक मानी जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, सीपीआई के डी राजा, सीपीएम और वामपंथी दलों के प्रतिनिधि, महबूबा मुफ्ती और कई अन्य वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। देश भर की निगाहें इस बात पर थीं कि आखिर विपक्ष इस बैठक से क्या संदेश देने जा रहा है। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक थी या फिर 2029 की राजनीतिक लड़ाई का शुरुआती खाका तैयार किया जा रहा था? जब सभी बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए तो विपक्ष ने सबसे पहला संदेश यही देने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों में लगातार ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि गठबंधन कमजोर पड़ गया है, कई दल अलग रास्ता अपना रहे हैं और विपक्ष के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली की इस बैठक की तस्वीरों ने कम से कम फिलहाल उस धारणा को चुनौती देने का प्रयास किया। बैठक की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन से हुई। अपने उद्घाटन भाषण में खड़गे ने कहा, मैं इंडिया समूह के नेताओं की इस बैठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह समूह लगभग ठीक 3 साल पहले अस्तित्व में आया था। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि हमारे सामने मौजूद मुद्दे आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। हमने 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में अपनी एकजुटता और एकता को बहुत निर्णायक तरीके से दिखाया, जब हम सब ने मजबूती से एकजुट होकर डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के दुर्भावनापूर्ण बिलों को परास्त किया। अब हमें उसी भावना को और मजबूत करना है और आगे बढ़ाना है ताकि मोदी सरकार के कुशासन के कारण देश के सामने खड़ी कई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सके। SIR के कारण हमारे करोड़ों लोगों से उनका मताधिकार छीना जा रहा है। संविधान पर हमला लगातार जारी है। जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने और डराने धमकाने के औजार के रूप में लगातार किया जा रहा है। गैर भाजपा सरकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूरी वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आर्थिक माहौल बेहद नकारात्मक है। नई नौकरियां पैदा करने के लिए जिस रफ्तार से नए निवेश आने चाहिए वे बिल्कुल उस रफ्तार से नहीं आ रहे हैं। कई क्षेत्रों में निजी एकाधिकार बढ़ रहा है और MSMEs का भविष्य गंभीर संकट में है। परीक्षा प्रणाली के पूर्ण कुप्रबंधन के कारण हमारे लाखों युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, खासकर भाजपा शासित राज्यों में लगातार जारी हैं। हमारी विदेश नीति के साथ पूरी तरह से समझौता किया गया है और उन पारंपरिक मूल्यों को कायम नहीं रखा गया है जिनकी भारत लंबे समय से पुरजोर समर्थन करता रहा। खड़गे के इस भाषण ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। संविधान, परिसीमन, मतदाता सूची, बेरोजगारी, महंगाई, निवेश, MSME, परीक्षा व्यवस्था, विदेश नीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुद्दा विपक्ष के एजेंडे में प्रमुखता से रहने वाला है। लेकिन बैठक का सबसे चर्चित दृश्य वह रहा जिसमें सोनिया गांधी और ममता बनर्जी एक साथ बैठी दिखाई दी। बैठक में ममता बनर्जी को सोनिया गांधी के ठीक बगल में स्थान दिया गया। यह तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल बैठने की व्यवस्था नहीं थी बल्कि विपक्षी एकता का प्रतीकात्मक संदेश भी था।
ममता बनर्जी पिछले कुछ वर्षों में कई बार कांग्रेस की रणनीतियों से असहमति जताती रही हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला भी देखने को मिलता रहा है, लेकिन दिल्ली में दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की यह नजदीकी तस्वीर विपक्षी राजनीति में एक नए संदेश के रूप में देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। बिहार से तेजस्वी यादव पहुंचे, जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला पहुंचे, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले और कई अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस का दावा है कि करीब 23 राजनीतिक दल इस बैठक का हिस्सा बने। हालांकि बैठक में जितनी चर्चा मौजूद नेताओं की हुई, उतनी ही चर्चा गैर मौजूद नेताओं की भी हुई। सबसे ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को लेकर उठे। अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं हुए। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इसे विपक्षी राजनीति के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे क्षेत्रीय राजनीति की मजबूरियों का परिणाम बता रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु की राजनीति भी चर्चा में रही। डीएमके की अनुपस्थिति ने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए। दक्षिण भारत में विपक्षी राजनीति का एक बड़ा चेहरा मानी जाने वाली डीएमके का इस बैठक से दूर रहना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। इसी बीच तमिलनाडु की राजनीति में एक और नाम लगातार चर्चा में रहा और वह नाम है अभिनेता से राजनेता बने टीवी के प्रमुख विजय का। कई राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा था कि क्या विजय या उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में दिखाई देगा। हालांकि विजय इस बैठक में शामिल नहीं हुए और न ही उनकी पार्टी टीवीके की ओर से किसी प्रतिनिधि की आधिकारिक मौजूदगी सामने आई। लेकिन यह भी सच है कि तमिलनाडु की राजनीति में विजय की बढ़ती सक्रियता ने सभी राष्ट्रीय दलों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यदि भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के बीच नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो टीवीके भी एक महत्वपूर्ण कारक बन सकती है। यही वजह है कि भले ही विजय बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में उनका नाम लगातार बना रहा। बैठक के दौरान कांग्रेस महासचिव के एससी वेणुगोपाल ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बैठक से डरी हुई है। उनका दावा था कि विपक्षी एकता भाजपा के लिए चिंता का विषय बन रही है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ किया जा रहा है। वहीं भाजपा लगातार यह कहती रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और विपक्ष केवल राजनीतिक कारणों से ऐसे आरोप लगाता है। बैठक में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। दक्षिण भारत के कई दलों और कुछ अन्य राज्यों के नेताओं ने पहले भी इस विषय पर चिंता जताई है। विपक्ष का एक वर्ग मानता है कि भविष्य में होने वाला परिसीमन कुछ राज्यों के राजनीतिक से प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि यह मुद्दा इंडिया गठबंधन की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। बैठक में SIR के यानी मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि मतदाता अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल है। हालांकि इन आरोपों पर सरकार और चुनाव आयोग का अपना पक्ष है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्षी नेताओं के भाषणों में बार बार सुनाई दिया। विपक्ष का कहना है कि देश का युवा रोजगार को लेकर चिंतित है और महंगाई आम लोगों पर बोझ बढ़ा रही है। वहीं सरकार का दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और रोजगार तथा निवेश के मोर्चे पर लगातार काम हो रहा है। विदेश नीति को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। खरगे ने अपने भाषण में कहा कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति के मूल्यों से समझौता किया जा रहा है। हालांकि सरकार लगातार यह कहती रही है कि भारत की वैश्विक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन 2029 की तैयारी में जुट चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही अगले लोकसभा चुनाव में अभी समय हो, लेकिन विपक्ष को अपनी रणनीति मजबूत करने के लिए लंबी तैयारी करनी होगी। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व, साझा कार्यक्रम से लेकर राज्यों में तालमेल तक कई बड़ी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अन्य क्षेत्रीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी भविष्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगी। ऐसे में विपक्ष के लिए एकजुटता दिखाना जितना महत्वपूर्ण है, उसे लंबे समय तक बनाए रखना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित
की जाएगी। दिल्ली में हुई इस बैठक ने फिलहाल इतना जरूर दिखाया है कि विपक्ष अभी राजनीतिक मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। वह संसद से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी ओर भाजपा भी अपने संगठन और चुनावी मशीनरी के दम पर लगातार मजबूत दिखाई दे रही है। यानी आने वाले महीनों में देश की राजनीति और अधिक दिलचस्प होने वाली है। विपक्ष अपनी एकता को ताकत बताने की कोशिश करेगा, जबकि भाजपा विपक्ष के भीतर मौजूद मतभेदों को मुद्दा बनाएगी। कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इंडिया गठबंधन की यह बैठक केवल एक राजनीतिक बैठक नहीं थी। यह शक्ति प्रदर्शन भी था, संदेश भी था, रणनीति भी थी और भविष्य की राजनीति की एक झलक भी थी। क्या यह एकता आगे भी कायम रहेगी? क्या विपक्ष भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर पाएगा? क्या दक्षिण भारत में विजय जैसे नए राजनीतिक चेहरे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल की दूरी भविष्य के समीकरणों को बदलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली से निकली इस बैठक की तस्वीरें और संदेश आने वाले कई महीनों तक भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने रहेंगे, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, it was agreed to send a letter to Chief Justice of India on SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the education minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation, unemployment, price rise, and farmers' issue and other people-centric issues. Fourth point, it was unemployment, price rise and farmers issue and atrocities and people-centric issues. Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. And just I want to correct it. This I said that every 2 months our meeting will be held. The date will be fixed because I said August or 8th. That we will decide the date and let you know. But every 2 months we are going to meet. These are 5 points and many people-centric issues we are going to raise, and this is the agenda today. We all discussed and unanimously agreed, all the parties. Thank you very much.
Now I will give you in Hindi also so that it will be convenient for all. ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू।